नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसका सीधा कनेक्शन है उत्तर प्रदेश की धरती से। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस महान शासक की जिसने बिखरे हुए उत्तर भारत को एक माला की तरह पिरो दिया था। तो सवाल सीधा है, कौन था वो प्राचीन उत्तर भारत का वो आखिरी महान शासक जिसने सबको एक किया? चलिए इस पूरी चर्चा के आखिर तक ये जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो नाम सामने आता है सम्राट हर्षवर्धन का। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, मतलब पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, हर तरफ उथल पुथल, राजनीतिक अस्थिरता, और ऐसे ही माहौल में हर्षवर्धन का उदय होता है। अच्छा, तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इनके बारे में। इनका शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। वंश था पुष्यभूति, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को, जो आज के उत्तर प्रदेश में है। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला था। तो देखिए, उनके शासन को क्यों इतना जरूरी माना जाता है? क्योंकि वो उत्तर भारत की पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल बन गए। मतलब उनसे पहले का उत्तर भारत सोचिए, एक बिखरी हुई पहेली जैसा था, और हर्षवर्धन वो शख्स थे जिन्होंने इन सारे टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़ा और एक बहुत बड़े स्टेबल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। अब आते हैं इस कहानी के सेंटर पॉइंट पर कि कैसे उत्तर प्रदेश इस पूरे साम्राज्य का दिल बन गया। देखिए, कन्नौज को राजधानी बनाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साम्राज्य कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाइए। पंजाब से लेकर बंगाल तक, राजस्थान से लेकर सेंट्रल इंडिया तक, मतलब बहुत विशाल। लेकिन इस इतने बड़े एम्पायर का जो दिल था, जो कोर टेरिटरी थी, वो था उत्तर प्रदेश। सारा कंट्रोल यहीं से होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उनकी पावर की लिमिट्स को भी दिखाता है। एक तरफ जहां वो उत्तर भारत के मास्टर थे, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को एक कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में उन्हें रोक दिया गया। किसने? चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने। तो मतलब साफ था, उनकी शक्ति उत्तर तक ही सीमित थी। तो बॉटम लाइन क्या है? कन्नौज को राजधानी बनाकर हर्ष ने उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर बना दिया। सत्ता का जो केंद्र पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो अब शिफ्ट होकर गंगा घाटी में कन्नौज में आ गया, और इसे कदम ने इस पूरे इलाके की इंपॉर्टेंस को कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो कन्नौज से उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पर सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे? क्या सिस्टम था? चलिए अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कानून और उनकी रिलीजियस पॉलिसी पर एक नजर डालते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर और ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर था देश, मतलब पूरा साम्राज्य। फिर उसे बांटा गया था भुक्ति में, यानी प्रोविंसेस में। भुक्ति के नीचे आते थे विषय, यानी डिस्ट्रिक्ट्स, और सबसे आखिर में ग्राम, यानी गांव। बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम था ये, टॉप टू बॉटम। हर्षवर्धन की एक और बहुत बड़ी खासियत थी उनकी रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब वो खुद बाद में पक्के बौद्ध बन गए थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद और जैन धर्म को भी पूरा सपोर्ट दिया, उन्हें संरक्षण दिया, और इसी वजह से उनके पूरे साम्राज्य में एक धार्मिक शांति बनी रही। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, उनके काम इस बात का सबूत हैं। देखिए, शुरू में वो शैव थे, फिर महायान बौद्ध बने, पर उन्होंने सभी बड़े धर्मों को पैट्रोनाइज किया। और वो जो हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद करते थे, वो तो कमाल ही था। वहां वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी धर्मशालाएं और अस्पताल भी बनवाए। तो जब एक साम्राज्य में शांति और समृद्धि होती है तो क्या होता है? कला और संस्कृति फलती फूलती है, राइट? हर्षवर्धन का दरबार इसका एक शानदार उदाहरण था, और उनके इस दौर को देखने के लिए एक बहुत ही मशहूर यात्री भी आया था। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि हर्षवर्धन सिर्फ एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त विद्वान और लेखक भी थे। जी हाँ, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये मशहूर नाटक उन्होंने खुद लिखे थे। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे वो। और उनके दरबार की शान थे बाणभट्ट, एक महान विद्वान जिन्होंने लिखी हर्षचरित। अब ये किताब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हर्षवर्धन के जीवन और उनके काम के बारे में हमारी जानकारी का प्राइमरी सोर्स है। मतलब एक प्राइसलेस डॉक्यूमेंट है ये इतिहास के लिए। और हाँ, वो जो प्रसिद्ध यात्री की बात हो रही थी, वो थे चीन से आए हिनसांग, एक बौद्ध तीर्थयात्री जो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। और वो यहाँ कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि करीब 8 साल रहे। और उन्होंने जो आंखों देखा हाल लिखा है ना हर्षवर्धन के साम्राज्य का, मतलब कितना समृद्ध, कितना शिक्षित था वो दौर, वो आज भी हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। लेकिन हर महान युग का कभी ना कभी अंत तो होता ही है। तो अब बात करते हैं उस दौर की जब हर्षवर्धन का शासन खत्म हुआ, और देखते हैं कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। पूरे 41 साल के एक शानदार शासन के बाद साल 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, और ये उत्तर भारत के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो उनके जाने के बाद हुआ क्या?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनका कोई क्लियर एयर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। नतीजा, वो पूरा साम्राज्य जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से जोड़ा था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। लेकिन एक चीज थी जो कायम रही, वो थी कन्नौज की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जिसे हर्ष ने स्थापित किया था। चलिए तो फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो याद रखने ही रखने हैं। राजधानी कन्नौज यूपी में, जीवनी बाणभट्ट की हर्षचरित, चीन से कौन आया, ह्वेनसोंग, धार्मिक सभा प्रयाग में महामोक्ष परिषद, और दक्षिण में उनका राइवल कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। ये फैक्ट्स बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर हर्षवर्धन का कोई काबिल उत्तराधिकारी होता तो क्या उत्तर भारत का इतिहास कुछ और होता? आज जैसा है क्या उससे अलग होता? इस पे सोचिएगा जरूर।